Hello learners, welcome back to Economics Fundamental. In my previous class, I told you about the state of Indian economy on the eve of independence, its basic features on the eve of independence, and the state of Indian agriculture and industrial sector as well. So now it's time to move ahead towards the India's international trade under the British rule. What was the condition of India's international trade during the British era, and in what position it was on the eve of independence? As I have told you in previous class also, that India was converted into the exporter of raw material and importer of finished products from Britain. So I have written its features. The first one is net exporter of primary products and importer of finished goods. तो भारत से जो है वो कच्चा माल निर्यात होता था, एक्सपोर्ट होता था कच्चा माल इन टर्म्स ऑफ कॉटन, द रॉ कॉटन, रॉ जूट एंड इंडिगो. क्यों? क्योंकि उसकी डिमांड वहाँ इंग्लैंड में ज़्यादा थी और वो उनकी ग्रोइंग इंडस्ट्रीज़ के लिए, और वो इंपोर्ट करते थे वहाँ से तैयार माल. वो जो यहाँ से कच्चा माल होता था वो ड्यूटी फ्री होता था, ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट था, और वहाँ से जो तैयार माल था वो ड्यूटी फ्री इंपोर्ट था. लेकिन एट द सेम टाइम जो इंडिया से जो हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी उसका जो माल जाता था वो दैट वाज अकम्पेनीड विद हैवीली इम्पोज्ड एक्सपोर्ट ड्यूटी. वहाँ जो एक्सपोर्ट ड्यूटी थी बहुत ज़्यादा लगाई जाती, जिससे इंटरनेशनल डिमांड कम हो जाए, और डोमेस्टिक डिमांड कम करने के लिए जो यहाँ से इंपोर्ट हो रहा था ब्रिटेन से वो ड्यूटी फ्री था ताकि वो सस्ते रहे. इस तरह से उन्होंने हमारी कॉटेज इंडस्ट्री को डीके कर दिया, बर्बाद कर दिया. नेक्स्ट था मोनोपोली कंट्रोल ऑफ इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड. किसकी मोनोपोली थी भारत के विदेशी व्यापार पर? ऑफ कोर्स ब्रिटेन की थी. ब्रिटेन ने अपनी मोनोपोली रखी हुई थी. 50% से भी ज़्यादा व्यापार जो है सिर्फ ब्रिटेन से होता था, और थोड़ा बहुत व्यापार पड़ोसी मुल्कों से था, जैसे चीन से, सिलोन यानी श्रीलंका से, और पर्शिया यानी ईरान से. तो बहुत ही कम व्यापार बाकी देशों से था, और वो भी बहुत कम देश थे, और ज़्यादातर जो व्यापार था हमारा वो ब्रिटेन से ही था. इसके अलावा 1869 में जब सुएज़ कैनल ओपन हो गई तो वहाँ से जो यूरोप और एशिया के बीच की जो दूरी थी वो बहुत ज़्यादा कम हो गई. इसके चलते अब जो भारतीय बाज़ार है वो यूरोपियंस के लिए इजीली एक्सेसिबल हो गया था, और इकोनॉमिकली भी दूरी कम होने से जो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट थी वो कम हो गई थी. अब यूरोप और अमेरिका के लोग आसानी से ईस्ट अफ्रीका, साउथ एशिया, इवन ओशनिया तक आसानी से एक्सेस ले सकते थे, और बहुत रीज़नेबल ख़र्चे पर ले सकते थे. तो इसने और ज़्यादा जो भारत का बाज़ार है वो ब्रिटिश के लिए खोल दिया था. तीसरा है सरप्लस ट्रेड बट ओनली टू द बेनिफिट्स ऑफ ब्रिटिश. हमारा जो ट्रेड बैलेंस निकलता था, BOT, बैलेंस ऑफ ट्रेड, जो मैंने बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में आपको बताया, इट इज़ द बैलेंस रिलेटेड विद एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट्स ऑफ गुड्स. सो जो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट ऑफ गुड्स होता था उसमें हम वी गॉट ह्यूज सरप्लस देयर, बट उससे कोई ये रिज़ल्ट नहीं निकला कि हमारी कंट्री में गोल्ड और सिल्वर का इन्फ्लो हो गया बहुत सारा. नहीं, क्योंकि इससे जो सरप्लस जनरेट होता था वो दैट वाज यूज्ड टू फाइनेंस द एक्सपेंसेस ऑफ ब्रिटिश ऑफिसेज ऑपरेटिंग इन इंडिया. जो भारत में काम कर रहे थे वहाँ के सरकारी ऑफिसेज, उनके ख़र्चों को बियर करने के लिए इस इनकम को यूज़ किया जाता था. और ये सारी इनकम या तो फिर वो अपने जो प्रोजेक्ट्स डेवलपमेंट यहाँ पर चला रहे थे, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल रेलवे का डेवलपमेंट था, क्योंकि वो उन्हें एक्सेस चाहिए था बाज़ार में. रेलवे के इंट्रोडक्शन से क्या हुआ 1853 के बाद कि अब जो दूरगामी क्षेत्र थे भारत के, वहाँ पर भी ब्रिटिश प्रोडक्ट्स की पहुँच हो गई, और हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जो है वो ख़त्म होनी शुरू हो गई. ठीक है, तो इस तरीके से इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड था, और ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस दिस वाज द कंडीशन ऑफ इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड. नाउ यू कैन पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन. Learners, after the status of India's foreign trade, now it's time to move towards the
demographic profile of India. As far as the demographic profile is concerned, it was not good. You know, the birth rate and death rate, as I have written the first point over here, what it indicates that time the birth rate was lower as well as the death rate was lower. The birth rate was BR was 48 per thousand and DR was 40 per thousand. So it was the birth rate and death rate, which shows the pathetic conditions of demographic profile during the British era. Then infant mortality rate, it was very alarming, 218. What is infant mortality rate? Per 1000 live birth. इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब होता है कि जो शिशु मृत्यु दर हिंदी में जिसको हम कहते हैं, 1000 जीवित बच्चों में कितने बच्चों की मृत्यु हो जाती है बिफोर द कंप्लीशन ऑफ एज 1 ईयर, 1 साल पूरा करने से पहले. तो इट वाज 218 इन कंपैरिजन टू 32 एट प्रेजेंट. एट प्रेजेंट इट इज 32 ओनली and it was 218 that time. Then we came to life expectancy. Life expectancy का मतलब है कि एक व्यक्ति की औसत आयु कितनी है. एक व्यक्ति की औसत आयु कितनी है उसे हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहते हैं, यानी एवरेज एज ऑफ द पर्सन. सो इट वाज हार्डली 32 ओनली, 32 years. And now it is, can you have some guess what is it is now? It is 69.4 years. See the difference, more than double. Okay, so it was the condition of life expectancy. Then if we came to know about the literacy rate, yes, literacy rate is of course another phenomena which was in which the condition was deteriorating. It was hardly 16% among the males, and even the condition of literacy rate in female was quite pathetic, and it was worse. It was hardly 7%. तो 7% महिलाओं का जो है साक्षरता दर था. साक्षरता दर का मतलब है कि कितने लोग पढ़ना और लिखना जानते थे. 7% महिलाएं थी, और इसमें ये मेल्स में जो है, यानी मेल का जो लिटरेसी रेट था वो था 16%, और फीमेल का जो था वो था 7%. अब आप सोच सकते हैं क्या स्थिति रही. तो ये स्टेटस था हमारा डेमोग्राफिक प्रोफाइल में. अब हम इस पे बात करेंगे कि थोड़ा सा डेमोग्राफिक ट्रांजिशन किस प्रकार हुआ ड्यूरिंग ब्रिटिश एरा, हाउ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन टुक प्लेस. डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, ओके, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन 1880 में जब सेंसस काउंट किया गया 81 में, वो पहला विधिवत या सिस्टमैटिक सेंसस था, तो वो पूरी तरह से सही आंकड़े नहीं दे पाया. हमारा जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन है, इसमें जो ईयर 1921 है, ईयर 1921 is called the year of great divide. Year of great divide. Why it is called the year of great divide? क्योंकि इससे पहले जितनी भी सेंसस काउंटिंग हुई उनमें कहीं भी या तो हमारी पॉपुलेशन में बढ़ोतरी हो जाती थी या फिर कमी आ जाती थी. जैसे 1901 में 0.04 करोड़ की कमी हो गई, फिर 1911 में 3.83 करोड़ की बढ़ोतरी हो गई, 1921 में फिर कमी हो गई. लेकिन इसके बाद क्या हुआ
कभी भी हमारी पॉपुलेशन जो है वो कम नहीं हुई, हमेशा बढ़ती रही. सो आफ्टर दिस ईयर we experienced a consistent growth in the population. That is why this year is called a year of Great Divide. It is very important question for 1 mark. Usually it has been asked in the CBSE examination of class 12th. So more frequently it has been asked that which year is known as the year of Great Divide. So 1921 is known as the year of Great Divide. Why it is known as year of Great Divide? Because it from this year onwards we had never felt a decrease in the population, which was the trend of earlier census. इसके बाद आपका जो है जो डेमोग्राफिक फेजेस हैं, एक फर्स्ट फेज़ में पहले हम थे ब्रिटिश एरा में, जब हमारा जो है बर्थ रेट भी कम है और डेथ रेट भी कम है. इसके बाद इस ईयर के बाद हम आ गए सेकंड फेज़ में, जहाँ पर बर्थ रेट बढ़ गया और डेथ रेट कम होने लगा. और फिर ये जो ट्रेंड था ये 51 तक चला, टिल 1951. द population grew consistent. Population grew consistently, but it was, I am writing here, it was never alarming. 51 तक पॉपुलेशन कंसिस्टेंटली बढ़ती रही, लेकिन कभी भी ये अलार्मिंग स्थिति में नहीं पहुंची, संकट वाली स्थिति में, घबराने वाली स्थिति. इट वॉज फ्रॉम द ईयर 51 व्हेन वी गॉट पॉपुलेशन एक्सप्लोजन. 51 के बाद से ही देश में क्या हो गया, जनसंख्या विस्फोट हो गया. और उस जनसंख्या विस्फोट ने क्या किया, इट गेव बर्थ टू द पॉवर्टी एज वेल एज अनएम्प्लॉयमेंट एंड मैनी मोर प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद दिस पॉपुलेशन. और फिर जो हमारे ज़्यादा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है वो किस पर जाने लगा, इन्वेस्टमेंट की जगह किस पर जाने लगा, जो सस्टेनेंस के लिए ज़रूरी खर्चे थे उन पर वो खर्च होने लगा. तो इस तरह से विच फर्दर लेड टू द बैकवर्डनेस इन द इकोनॉमी. ये सारी चीज़ें हमारे साथ रहीं. डेमोग्राफिक प्रोफाइल की अगर हम बात करते हैं तो बर्थ रेट और डेथ रेट कम थे, फिर इन्फेंट मोर्टलिटी रेट बहुत ज़्यादा थी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत कम थी और लिटरेसी रेट भी बहुत कम थी. इस तरीके से हम इसको जो है डिफ़ाइन कर सकते हैं. और किस डेमोग्राफिक ट्रांजिशन को समझने के लिए जो 1921 है वो ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कहा जाता है, क्योंकि इसके बाद से हमारी पॉपुलेशन में जो बढ़ोतरी है वो कंसिस्टेंट रही और स्टेबल रही. मोर और लेस बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई और 51 में जो है फिर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो गया. सो दिस इज़ व्हाट द डेमोग्राफिक प्रोफाइल ऑफ इंडिया इज़ ऑल अबाउट अंडर द ब्रिटिश रूल एंड ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस. I hope you all are getting. If you have any doubts, let me know in my comment section or you can mail me personally. Thank you. Keep watching my channel Economics Fundamentals and don't forget to subscribe it. Thank you very much.